से संबंधित चीजों का विकास। आज हम बैच में भी ये थियोरी कर रहे थे सीटेट की, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, जिसकी थियोरी पियाजे वाइगोत्स्की दोनों ने दी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास भी इसको कह सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास भी इसको कह सकते हैं, बुद्धि का विकास भी। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस किसने दी है? पियाजे ने दी है। मेंटल डेवलपमेंट पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे, यानी इस थियरी को 3 अलग-अलग नामों से जाना जा सकता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, यानी संज्ञान यानी ज्ञान का निर्माण कैसे होता है इसकी बात इसमें होती है। थिंकिंग, जितने भी काम दिमाग से होते हैं वो सब इसमें आते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, इमेजिनेशन हो, परसेप्शन हो, मेमोरी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जो भी काम दिमाग से हो रहा है वो इसी में आएगा। सिंपल बात, कोई भी इधर उधर की बात नहीं। चलिए आते हैं क्वेश्चंस में। आपको मजा आएगा करने में, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो थोड़ा सा आपको एक नयापन फील होगा क्वेश्चंस में और इंटरेस्टिंगली आप सॉल्व कर पाएंगे। आई नो टेलीग्राम पे पीडीएफ कुछ पेंडिंग है, बट वो मिल जाएंगे आपको 2-3 पीडीएफ जो भी पेंडिंग है। फेक चैनल से मत जुड़िएगा, लेट्स लर्न स्क्वाड सर्च करेंगे तब जाके आपके सामने लेट्स लर्न के नाम से एक टेलीग्राम चैनल आएगा जिसपे 9,64,000 और समथिंग लोग जुड़े हुए हैं। किसी भी फेक चैनल, किसी भी फेक वेबसाइट से प्लीज मत जुड़िएगा। सिर्फ करियरवेल ऐप पे पेड कोर्सेज आते हैं और टेलीग्राम पे फ्री नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा या ये जो इंस्टाग्राम हिमांशु सिंह ऑफिशियल है या आपका फेसबुक पेज है जो यहाँ मेंशन है, उसके अलावा किसी भी जगह पे आप फेक मेरे नाम पे प्लीज मत जुड़िएगा। किसी भी टेलीग्राम चैनल, किसी भी वेबसाइट, कहीं से भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा कोई कोर्स प्लीज मत लीजिएगा। अगर कोर्स ले रहे हैं तो करियरवेल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाके लेंगे, और अगर आप टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड कर रहे हैं तो वो आप अभी जो बताया लेट्स लर्न स्क्वाड वहां से करेंगे। चलिए आते हैं फटाफट से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने अर्ज किया है, पहला ही सवाल है और बड़ा मजेदार सा सवाल है, ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, a 22-year-old girl said that Jean Piaget is a radical constructivist. What does the term radical constructivist mean here? मतलब क्या है radical constructivist का? एक 22 साल की लड़की है जिसने पियाजे की थ्योरी पढ़ी, मान लीजिए अपने BLED, DLED, BTC, JBT जो भी टीचिंग ट्रेनिंग की, और वो सीटेट का एग्जाम देने जा रही है, और वो कहती है कि पियाजे क्या है? एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। जैसे हम आज बैच में पढ़ रहे थे वैसे ही रेडिकल बोले तो उग्र रचनावादी। वाइगोत्स्की क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, सामाजिक रचनावादी। दोनों रचनावादी हैं, दोनों बच्चों को एक्टिव रखने की बात करते हैं, बट पियाजे रेडिकल हैं, वाइगोत्स्की सोशल है। ठीक, अब उग्र रचनावाद का मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में ये पूछा है हमसे। पहला ऑप्शन है लर्निंग इज डन इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वेयर टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर। देखिए, टीचर फैसिलिटेटर सुविधा दाता की तरह एक्ट करे, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तुम फोन बंद कर लो, मेरे को हो रहा है डिस्ट्रैक्शन जैसे कहते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें, निशा को बोल रही हूँ, अगर हम बात करें किस चीज की, टीचर फैसिलिटेटर तो है, यानी वो सुविधा प्रदान करेगा जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म में एनसीएफ कहता ही है, लेकिन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगी जहां टीचर फैसिलिटेटर है, ये बातें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये थोड़ा ही होता है, ये तो रचनावाद की भी बात हो रही है, ये तो वाइगोत्स्की भी सेम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक एनवायरनमेंट है और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट भी हो सकता है, वो अनकंट्रोल्ड भी हो सकता है। जनरली कंट्रोल्ड होता है, क्लासरूम में एक्टिविटीज हो रही है, और वो नॉर्मल अनकंट्रोल्ड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इसको गलत नहीं कहेंगे, बट ये इसके बारे में सही नहीं है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म सही नहीं है। लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर एंड ऑल द नॉलेज डिपेंड्स ऑन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द लर्नर। अधिगम का जो निर्माण है वो शिक्षार्थी द्वारा किया जाता है, और सारा ज्ञान शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक संरचना पर निर्भर करता है, यानी उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कैसा है, उसके दिमाग का स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर निर्भर करेगा, ये बात हो रही है। या फिर थर्ड ऑप्शन, लर्निंग इज डन थ्रू दी ट्रेडिशनलिस्ट अप्रोच वेयर द टीचर एक्ट्स एज अ सुप्रीम अथॉरिटी। टीचर कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी एक्ट नहीं कर सकता। रचनावाद में जहां बच्चा सेंटर में, जहां बच्चा कंस्ट्रक्शन करेगा, ज्ञान की रचना करेगा, तभी रचनावाद कहलाता है। ठीक, लर्निंग इज बिल्ट ऑन चाइल्ड्स करंट थिंकिंग। देखिए, सिर्फ थिंकिंग नहीं है इन्वॉल्व, ये थिंकिंग से जो स्कीमा बनेगा, यानी मेंटल स्ट्रक्चर्स होंगे, प्रीवियस नॉलेज उसमें शामिल होगी ही होगी, है ना। तो वो जो बेसिकली सब कुछ इन्वॉल्व है, जस्ट थिंकिंग नहीं है, कि जो लर्निंग है वो सिर्फ थिंकिंग पे बेस्ड है, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास है। कहां पे है? यहाँ बी ऑप्शन में। अगर नहीं होता तो हम मजबूरी में चले जाते इसके साथ, क्योंकि कॉग्निशन का मतलब या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का मतलब अभी बताया था, थिंकिंग, रीजनिंग, कितनी सारी चीजें लिखी हुई थी, सिर्फ सोचना थोड़ी होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब। तो जब इससे बेहतर ऑप्शन है अवेलेबल, यानी चिंतन भी है, तर्क भी है, इमेजिनेशन भी है, निर्णय लेना भी है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी समस्या का समाधान करना भी, ये सब काम दिमाग से होते हैं ना, मेमोरी दिमाग में है ना, स्मृति ईरानी नहीं, याद रखने वाली मेमोरी। ठीक, फिर आते हैं परसेप्शन पे। आपके 5 सेंसेस आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भेजते हैं और एक पिक्चर क्रिएट होती है,
है, एक नजरिया बनता है। अटेंशन, ध्यान देते हैं आप कहीं पे, जैसे अभी दे रहे होंगे होपफुली क्लास में। भाषा भी आपकी संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में तो मेंटल स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं जो किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग से आए हो, किसी रीजनिंग से आए हो, थिंकिंग से आए हो, इमेजिनेशन से आए हो, इन सब का इस्तेमाल करके एक अलग से धारणा बन सकती है। तो सिर्फ थिंकिंग पे बेस्ड होगा ये कहना गलत है कि करंट थिंकिंग पे ही लर्निंग बेस्ड होती है। ठीक, तो बात क्या चल रही है यहाँ पे, जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है, यहाँ लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर एंड ऑल द नॉलेज डिपेंड्स ऑन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द लर्नर। बच्चे का संज्ञानात्मक संरचना बच्चे की क्या है। अब संज्ञानात्मक संरचना का मतलब क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ क्या है। देखिए, जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है वो ये कहता है कि हाँ, बच्चा इंडिपेंडेंटली अपने ज्ञान का सृजन करेगा, इस बात को आप मान लीजिए। ठीक, तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म की जब हम बात कर रहे हैं, हाँ, उग्र रचनावाद जिसको प्याजे बिलोंग करते हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं प्याजे, ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी छोटी सी कहानी है और कहानी में ही जो है सारी बात छिपी हुई है। उग्र रचनावाद की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं टोटली डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द लर्नर। ये है लर्नर, निशा के जैसा फोन में लगा हुआ है और पढ़ने की भी कोशिश कर रहा है, आप भी हो सकते हैं ये। ठीक, तो मैं मजाक में ये बातें कहती हूँ, सीरियस लेने का मन हो तो आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ तो एक लर्नर है जिसके दिमाग में कुछ तो मेंटल स्ट्रक्चर्स होंगे, मानसिक संरचनाएं होंगी, कुछ एक तरह से सोचता होगा, समझता होगा, कुछ ज्ञान भरा हुआ होगा, है ना, कुछ प्रोसेस करता होगा, ये सारी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, सब कुछ होगा। मेंटल स्ट्रक्चर बना, स्कीमा बना अगर मैं कहूँ तो। ठीक, स्कीमा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आसान भाषा में कहूं तो। ठीक है बात। अब उग्र रचनावाद यही कहता है कि व्यक्ति का जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, उसका मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, जो नॉलेज है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव बोले तो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे, क्योंकि मेंटल स्ट्रक्चर बना कैसे है, एक्सपीरियंस, बच्चे के अनुभव के आधार पे, है ना, जो भी उसका प्रायर एक्सपीरियंस है, प्रायर नॉलेज है, उन सब के आधार पे उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उन सब से एक कंक्लूजन पे वो पहुंचा होगा। तो एक्सपीरियंस के आधार पे सब्जेक्टिव क्या होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव। जैसे ही आपका क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन है, एक ही सही होगा, ये है ऑब्जेक्टिव, है ना। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व से उदय होता है, क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है इस बात में। लेकिन सब्जेक्टिविटी क्या है, मैं कहूं मेरे लिए भगवान है, कोई कहे मेरे लिए नहीं है, वो सब्जेक्टिविटी है उस बात में। तो नॉलेज सब्जेक्टिव है, अलग व्यक्ति के अलग अलग एक्सपीरियंसेस पे अलग अलग नॉलेज अलग अलग तरह से परसीव की जा सकती है। तो ये व्यक्ति परक है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, व्यक्ति परक है ना। हर बच्चा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपनी समझ क्रिएट करेगा। ये उग्र रचनावादी कह रहे हैं कि सिर्फ समाज या दुनिया भर नहीं दे रही है उसके दिमाग में, वो अपने अनुभव के आधार पे क्रिएट करेगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि आगे बढ़ना जीवन में बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर है 2, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। थोड़े से लेंथी लगेंगे प्याजे के क्वेश्चंस, बट अच्छे क्वेश्चंस है, वर्थ इट हैं। एक बार आपकी समझ बन गई तो फिर वाइगॉस्की भी क्लियर हो जाएंगे यहीं से। ठीक, अ क्लास ऑफ वुड बी टीचर्स, वुड बी टीचर्स का मतलब क्या है, टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनीज, टीटी जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होते हैं, जब आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तब आप टीचर ट्रेनिंग कहला रहे हैं। क्या आप अभी टीचर बने नहीं है, वुड बी टीचर हैं, अभी बनने वाले हैं, उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो जब आप एक टीचर ट्रेनी है, were asked to write one critique of Piaget's theory, which of the following student was wrong? तो कुछ विद्यार्थी हैं जो प्यूपिल टीचर्स जिनको हम कहते हैं, उनको एक क्रिटिक, एक आलोचना प्याजे की लिखने को कहा गया। आपको देखना है कि कौन सा बच्चा गलत था, कौन से स्टूडेंट ने गलत आलोचना लिखी है। ठीक है ना, फटाफट से बताएं, भेज दीजिए तरुण पांडे, मेल कर दीजिए क्वेश्चंस। तो ऋतिका कह रही है, ऋतिका एक स्टूडेंट है, टीचर ट्रेनी है, प्यूपिल टीचर है। पियाजे मिस्ड द इम्पैक्ट ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट एंड कल्चर ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिकॉज ही वाज सो फोकस्ड ऑन द यूनिवर्सल स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड बायोलॉजिकल मैचुरेशन। यानी पियाजे ने जो है मिस कर दिया इम्पैक्ट सोशल एनवायरनमेंट का और कल्चर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, यानी संज्ञानात्मक विकास पे, हमारे दिमाग के विकास पे, समाज और संस्कृति का जो इम्पैक्ट है उसको थोड़ा मिस कर दिया और यूनिवर्सल स्टेजेस दे दी डेवलपमेंट की और बायोलॉजिकल मैचुरेशन को, यानी हेरिडिटी को महत्वपूर्ण मान लिया। बात तो सही लग रही है, ये क्रिटिक है, हमें क्या पता, पूछा क्या जा रहा है हमसे, क्रिटिक चाहिए, रॉन्ग कौन है, गलत कौन है। हाँ बताइए, क्या ऐसा किया प्याजे ने? हाँ, वाइगॉस्की के केस में कहा जाता है कि उन्होंने बायोलॉजी को इग्नोर कर दिया कुछ हद तक, और प्याजे के केस में सोशल एस्पेक्ट को कुछ हद तक इग्नोर किया, पूरी तरह से नहीं किया बट किया। बात तो सही है। राधा क्या कह रही है, हिज थियरी, जेनेटिक्स को इन्होंने ज्यादा महत्व दे दिया हेरिडिटी को। राधा क्या कह रही है, हिज थियरी इज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। राधा कह रही है कि जो इनकी थियरी है, इनका सिद्धांत है, वो विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के अवलोकन पर आधारित नहीं है, यानी अलग अलग कल्चर के बच्चों को ऑब्जर्व नहीं किया गया जब प्याजे अपनी थियरी बना रहे थे। कल्चर का मतलब क्या है, वो एशियन कंट्रीज में आते, मतलब अगर वो इंडिया आते, श्रीलंका जाते, या फिर मान लेते हैं वो अमेरिका जाते, स्विस थे ना, स्विट्जरलैंड से थे प्याजे,
बट ऐसा उन्होंने किया नहीं। वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, तो स्विट्जरलैंड के ही बच्चों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और स्विट्जरलैंड में भी स्पेसिफिकली अपने बच्चों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो सभी संस्कृतियों में तो उन्होंने देखा ही नहीं, तो ये सब पे लागू नहीं होती है चीज, ये इसका क्रिटिसिज्म है। बात बिल्कुल सही है भाई, जब प्याजे निकले नहीं स्विट्जरलैंड से, और कल्चर का हमारे संज्ञानात्मक विकास पे प्रभाव पड़ता है, हमारी संस्कृति का किस संस्कृति में किस समाज में हम रह रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता है हमारे संज्ञानात्मक विकास पे। डेवलपमेंट जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति और सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से प्रभावित होता है। जिस संस्कृति जिस समाज में आप रहते हैं, जो एक्टिविटीज आप बचपन से कर रहे हैं, जो त्योहार आप मना रहे हैं, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। जो स्पिरिचुअल टैक्स या व्हाटएवर जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। बात तो सही है। फिर आएगा थर्ड ऑप्शन, समय। समय एक व्यक्ति है, स्टूडेंट है, वो कहता है पियाजे अंडर एस्टिमेटेड द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द टास्क यूज्ड ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स। कि पियाजे ने बच्चों की क्षमताओं को कम आका, जो उन्होंने प्रयोग किए उससे ही पता लगता है। हाँ, ऐसा ये भी एक क्रिटिसिज्म है पियाजे का कि कई बार पाया गया कि वो बच्चा जो रिवर्सिबिलिटी की वो बात कर रहे हैं या कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ चीजें बच्चा 7 से 11 की बजाय 2 से 7 में सीख ले रहा है, तो वो अंडर एस्टिमेट किया कहीं कहीं पे, ऐसा भी दिखा। एक्सेप्शन है ना, तो यहाँ कह सकते हैं कि ये भी क्रिटिसिज्म यानी आलोचना में आएगा उनकी। असीम कह रहे हैं ही हैज टेकन चिल्ड्रन ओनली फ्रॉम 0 to 12 years ऑफ एज। असीम ने कहा केवल 0 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ही उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल किया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आप देख रहे हो इतना लेंथी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से कम आपकी 4-5 बातें क्लियर हो रही हैं। तो एक क्वेश्चन का मतलब हो गया कई क्वेश्चन कर लिया आपने, ठीक। तो अगर हम देखें समय, कोई कह रहा है समय, या कोई तो कह रहा है कि डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं मैं। मेरी कोशिश तो ऐसी है बट हो नहीं पा रहा है अभी, तो अभी जितना हो पा रहा है, जब हो पा रहा है, मेरी कोशिश है कि मैं कराऊं, है ना। जब मौका मिल रहा है करें हम लोग प्रैक्टिस, 2 दिन में 4 दिन में, जैसे आज चौथा 5वां दिन है, बट कोशिश है कि अभी कल और परसों तो एटलीस्ट क्लास हो, फ्राइडे तो छुट्टी होगी और सैटरडे भी जहां तक छुट्टी होगी, ठीक। तो जितने दिन हो पा रहे आप क्लास चेक कर लिया करो कि लगी है या नहीं, लेकिन जितनी भी क्लासेस होंगी क्वालिटी क्लासेस होंगी, इतना पक्का है ना। और बढ़ा देंगे क्लासेस, अभी पेपर आने दो। तो समय क्या कह रहे हैं, पियाजे ने अंडर एस्टिमेट किया बच्चों को, और ये ठीक बात है। ये बात आपको पहचाननी है कि 0 to 12 years के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया है क्या? बिल्कुल नहीं, यही गलत है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। देखो समझना पड़ेगा, मैचुरेशन पे फोकस किया, कल्चर को इग्नोर किया, कुछ हद तक मानी जाती है, इनकी क्रिटिसिज्म है। कल्चर का प्रभाव पड़ता है, नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। हाँ, सारे कल्चर के बच्चे नहीं लिए, सिर्फ स्विट्जरलैंड के बच्चे, वो भी अपने ही बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया, ये भी एक उनका क्रिटिसिज्म है। पियाजे अंडर एस्टिमेटेड द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट किया गया, कई स्टेजेस में देखा गया। ये तीनों ही बातें सही है, लेकिन फोर्थ जो बात है, असीम की बात सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखना कितने लोग दे रहे हैं फोर्थ ऑप्शन। हाँ, तो 32% लोग सिर्फ जवाब दे पा रहे हैं, तो वो भी मैं बता चुकी हूँ अभी। तो असीम की बात सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? देखो, पियाजे की स्टेजेस डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करते हैं पियाजे, यानी असतत है और यूनिवर्सली सेम है। 4 स्टेजेस है ना पियाजे की। SPCF सिंपल आपको फंडा बताया हुआ है ना। शॉर्ट फॉर्म्स ऐसी ऐसी आपको, जो निमोनिक जिनको हम कह सकते हैं, ठीक है। हर एक स्टेज में बच्चा बेहतर 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 होता जाएगा, संज्ञानात्मक रूप से उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 या 11 एंड अबव भी हम कई बार कह देते हैं, है ना। 11 एंड बियॉन्ड भी कह देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 11 से 12, 11 से तो शुरू ही हो रही है वो स्टेज। 11 से 12, 12 साल में थोड़ी खत्म हो जाएगी। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से तो शुरू होती है। SPCF यानी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। संवेदी परक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो औपचारिक संक्रियात्मक तो 11 से शुरू हो रही है। 11 से 15, 11 एंड बियॉन्ड भी लिख देते हैं कई बार। 12 पे थोड़ी खत्म हो जा रही है, तो ये तो कहना गलत है कि 12 पे खत्म हो जाती हैं सारी स्टेजेस। इसीलिए असीम की बात जो है नहीं मानी जाएगी। बट 1 नंबर असीम नहीं दिलाया हमें, क्योंकि यही उत्तर सही था, क्योंकि पूछा ही गलत था और जो गलत था वही सही था। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। ये बात तो जीवन भर जो है चलती रहेगी। कौन सा क्वेश्चन है? 3। हाँ, 3 पे आ जाइए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, जीन पियाजे सेड दैट चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट। व्हाट डज द टर्म लिटिल साइंटिस्ट मीन? यानी जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये जो शब्द है नन्हे वैज्ञानिक, इस टर्म का मतलब क्या है बताइएगा फटाफट से। पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन पैसिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। जहां बच्चे को निष्क्रिय कर दिया, 0 कर दिया, बिठा दिया, उसको पैसिव कर दिया, जहां वो एक्टिवली ज्ञान का सृजन नहीं कर रहा है एक्टिविटी करके, वो आंसर हो नहीं सकता कि पियाजे ये कहें कि बच्चा निष्क्रिय है, क्योंकि वो तो ज्ञान का सृजन। और लिटिल साइंटिस्ट, साइंटिस्ट निष्क्रिय होगा, साइंटिस्ट तो एक्टिव मिलेगा। नन्हा वैज्ञानिक है ना बच्चा।
अपनी दुनिया में अपने आसपास जो उसको मिलता है उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, क्यूरियोसिटी है। मैं वो पेन वाला एग्जांपल अपना बहुत बार देती हूँ कि पहली बार ये वाला क्या टिक टैक पेन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जो भी है स्प्रिंग वाला पेन मिला, उसको खोल के देखा, आपको कुछ भी नया खिलौना, पहले तो आप रोते हैं उसके लिए, फिर मिल जाता है, फिर बच्चा कुछ ही देर में आपको दिखेगा या 2 दिन में हद से हद वो खोल के तोड़ फोड़ के कुछ ना कुछ उसमें कर देता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो है नन्ना वैज्ञानिक, उसको करना है एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ वो बच्चा एक्टिवली करेगा, पैसिवली थोड़ी सो के थोड़ी करेगा एक्सपेरिमेंट, वो तो बहुत एक्टिव है, तो ये गलत हो गया। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ एमक्यू एंड स्कैफोल्डिंग, ये दोनों टर्म वाइगॉस्की की थ्योरी में यूज होते हैं, ना कि पियाजे के लिए। ठीक, फिर आता है थर्ड ऑप्शन, चिल्ड्रन हैव अ सेट ऑफ स्कीमास इन देयर ब्रेन व्हिच हेल्प देम विद एक्वायरिंग न्यू सेट ऑफ नॉलेज, यानी बच्चों के मस्तिष्क में स्कीमा का एक समूह होता है जो उन्हें ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। यानी आपके ब्रेन में डेवलपमेंट का एक स्कीमा है, फिर आप उससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी समझते हैं, फिर पियाजे भी समझ रहे हैं, तो आपके स्कीमास आपको हेल्प करते हैं नई सेट ऑफ नॉलेज को एक्वायर करने में। स्कीमा क्या है? जो ब्रेन में आपके भरा हुआ है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज आपकी है, जो वर्तमान ज्ञान आपका है, जो प्रीवियस नॉलेज है आपकी, जो भी आप आज जानते हैं, वो सब स्कीमा है। आप अगर हम बात करते हैं कि पियाजे ने कितनी स्टेजेस दिए, आप कहते हैं 4 स्टेजेस, इसका मतलब वो आपके स्कीमा में फीडेड हैं, एडेड हैं। ठीक, तो ये बात तो सही लग रही है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, ये बात भी सही लग रही है हमें तो। लेकिन पूछा क्या था? पूछा गया था व्हाट डज द टर्म लिटिल साइंटिस्ट मीन। तो चिल्ड्रन हैव अ सेट ऑफ स्कीमा इन देयर ब्रेन व्हिच हेल्प देम विद एक्वायरिंग न्यू सेट ऑफ नॉलेज। चलो ठीक है कि नया स्कीमा है, बस बच्चे के मस्तिष्क में स्कीमा का एक समूह होता है जो उन्हें ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। लेकिन पूछा क्या था हमसे? ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं ये पूछा था? नहीं, हमसे पूछा था लिटिल साइंटिस्ट का क्या मतलब है, नन्हे वैज्ञानिक का। फोर्थ ऑप्शन फिर से पढ़ लेते हैं, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी वो लिटिल साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट क्यूरियस है, एक्टिव है ना, और नॉलेज को सीख करता है, उसकी तरफ बढ़ता है। दोनों ही ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, अगर दोनों ऑप्शन का ऑप्शन मिल जाए, दोनों में से किसी को भी बोर्ड में सही माना जा सकता है, बहुत क्लोज हैं दोनों ऑप्शंस, लगभग सेम ही बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एक ही चूज करना है, तो हम लिटिल साइंटिस्ट के नाम पे फोर्थ के साथ जाएंगे। नहीं तो अगर थर्ड एंड फोर्थ दोनों का ऑप्शन होता है तो दोनों को ही सही मान लेते, अभी भी मान सकते हैं। तो अगर आपने थर्ड लगाया तब भी आप ठीक है, बट लिटिल साइंटिस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ज्यादा हमारा झुकाव जो है वो फोर्थ ऑप्शन के साथ होगा। दोनों को ही आप मान सकते हैं, नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? अ चाइल्ड शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं दर्शाता है एक बच्चा। फर्स्ट विशेषता है, पहला पॉइंट है, डिस्प्लेज मोर इफेक्टिव स्पेशल रीजनिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ सही गलत के लिए मत करिएगा, ये क्वेश्चंस जो है वो महत्वपूर्ण है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना? सही बात है या नहीं? हाँ, थैंक यू दीपक, बताओ फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करो। तो फर्स्ट पॉइंट है, डिस्प्लेज मोर इफेक्टिव स्पेशल रीजनिंग, यानी स्थानिक तर्क का अधिक प्रभावी प्रदर्शन करता है एक बच्चा। चलो ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशंस अप्लाइड टू कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स, मूर्त समस्याओं पे तर्क लगाता है। चलो ठीक है, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात हो रही है। बिगिन टू कॉम्प्रीहेंड सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, यानी सीरिएशन, सीरीज में लगाना, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, मतलब क्या हुआ, अपवर्ती और अनुवर्ती बोलते थे ना शायद, हाँ, तो अपवर्ती और अनुवर्ती या जो भी कहते थे उसको, यानी डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लगाना या असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में, सीरिएशन, ठीक है। द चाइल्ड फॉल्स, अब ये भी कहाँ आता है? सीसीएस, कंजर्वेशन, और क्या आता है? क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये कहाँ आते हैं? सी में ही, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही आते हैं। सिंपल शॉर्ट फॉर्म से आपको चीजें याद कराई हुई हैं, अगर आप बैच में या प्रीवियस वीडियोस देखे हैं आपने तो ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। फिर आते हैं, द चाइल्ड फॉल्स इन विच कैटेगरी ऑफ जीन पियाजेज स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चा पियाजे की कौन सी स्टेज में आता है? ध्यान से जवाब दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगी इसमें। बच्चा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस चरण में की श्रेणी में आता है? अब 3 चीजें, जिसमें से 2 चीजें सीधे मैच हो रही हैं कि ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, क्योंकि तर्क लगा रहा है बच्चा मूर्त चीजों पे। मूर्त चीजें वो जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जैसे ये पेन के बारे में तर्क लगाना, है ना। संख्याओं के अनुक्रम को समझना शुरू करता है, ये भी पता है आपको, सीरिएशन भी यही आता है। फर्स्ट में हमें कंफ्यूजन है, उसको पढ़ते हैं। अधिक प्रभावी स्थानिक, यानी आपको कंफ्यूजन है, अधिक प्रभावी स्थानिक तर्क प्रदर्शित करता है। मैं तो सवाल लाई हूं तो पता ही है, आओ फटाफट से समझते हैं दोनों मिलकर के। मैं भी ऐसे ही प्रिटेंड करती हूँ कि हाँ, हमें सबको मिलकर के समस्या है, इसको सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेज मोर इफेक्टिव स्पेशल रीजनिंग, यानी बच्चा अधिक प्रभावी स्थानिक तर्क प्रदर्शित करता है। अब देखो, ये स्पेशल रीजनिंग जो है, इसका मतलब क्या होता है? आप गार्डनर की थियरी आपने पढ़ी होगी, चीजें कनेक्ट करते हैं, है ना। अच्छे टीचर को गुण कनेक्ट कर देता है चीजें एक से दूसरा टॉपिक। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है ना।
फिर कॉपी भी करते हैं लोग उसको। चलिए आ जाइए। तो अगर मैं बात करूं आपकी स्पेशल रीजनिंग की, स्पेशल रीजनिंग की यानी स्थानिक तर्क की, तो स्थानिक तर्क का मतलब क्या होता था? स्पेशल इंटेलिजेंस याद करो हार्वर्ड गार्डनर की थियोरी में। स्पेशल इंटेलिजेंस या स्थानिक बुद्धि का मतलब होता है जिसको दिशाओं का ज्ञान हो। वो गूगल मैप वाली आंटी की स्थानिक बुद्धि अच्छी होती अगर वो एक इंसान होती तो, वैसे भी होगी ही। तो स्थानिक तर्क की जब हम बात कर रहे हैं यानी व्यक्ति अच्छा होगा डायरेक्शंस के साथ, यानी उसको अब दिशाएं समझ में आने लगी होंगी, है ना, कि इस तरफ से जाते हैं तो ये वाला रास्ता आ जाता है। मैप्स का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, दिशाओं का, मैप्स का, इन सब का बेसिक आइडिया होगा उसको, जिसमें स्पेशल रीजनिंग है। ये डेवलप होनी शुरू हो जाती है और ठीक ठाक स्थिति तक डेवलप हो जाती है 7 से 11 के बीच में ही, है ना, कि वो जो रिवर्सिबिलिटी आ जाती है ना, जिसको हम कहते हैं प्रतिवर्तता, प्रतिवर्ती होती है जो सोच रिवर्स कर पा रहा है कि स्कूल से घर, घर से स्कूल का रास्ता भी याद है 7 से 11 वर्ष के बच्चे को, है ना, कि अब वो स्कूल से घर, घर से स्कूल आ सकता है अगर बहुत ज्यादा दूर या कॉम्प्लेक्स रास्ता नहीं है तो ये स्पेशल रीजनिंग इसमें विकसित हो जाती है 7 से 11 में। तो ये भी कॉन्क्रीट की तरफ ही इशारा कर रहा है। ये एक एक्स्ट्रा बात है जो आपको सीखने को मिली होगी। ठीक, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही है। और तीनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉन्क्रीट, ऑपरेशनल, थर्ड ऑप्शन। कितने लोग सही जवाब दे रहे थे? 75। बहुत बढ़िया। 7 से 11 वर्ष तीसरी स्टेज है प्याजे की। ये पहली है जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल है 11 एंड बियॉन्ड या 11 एंड 15, 11 to 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और समझेंगे कहानी क्या है। देखिए 5, दिमाग पता नहीं कहां है, फ्लो में चल रहा है। चलो असर्शन क्या है? अभिकथन और रीजन। The quantity of thoughts of children is the same as adults and the quality of thoughts is different। यानी एक असर्शन है कि बच्चों के स्टेटमेंट है कि बच्चों के विचारों की मात्रा वयस्कों के समान होती है तथा विचारों की गुणवत्ता भिन्न होती है, यानी क्वालिटी इज डिफरेंट देन अडल्ट्स। जो बच्चों की थिंकिंग है, थॉट्स हैं, वो बड़ों से क्वालिटी में अलग होते हैं, क्वांटिटी या अमाउंट में सेम है ऑलमोस्ट। क्या मतलब है इस बात का? यानी बच्चा भी सोचता है, आप भी सोचते हैं, एक 24 साल के व्यक्ति और 4 साल का बच्चा भी सोचता है, लेकिन क्वालिटी अलग है थॉट की। जैसे हम कहते हैं भाई एक पेन की क्वालिटी इस दूसरे पेन से बिल्कुल अलग है। मतलब क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी अलग है। आप अपने बच्चा 4 साल का बच्चा अपने टूटे हुए पेन के बारे में सोचता है और आप अपने टूटे हुए दिल के बारे में सोचते हैं 24 साल में। मतलब जरूरी नहीं है यही सोचते हैं, ये एग्जाम्पल है जो आपको याद रह जाता है, इसलिए मैं बार बार यूज करती हूँ। ठीक, बहुत ही मजाकिया एग्जाम्पल आ रहा था, फिर मैंने निशा को बख्श दिया। देखिए और निशा अपने झड़े हुए बालों के बारे में सोचती है ना, और ये सेम ही समस्या है इस मौसम में मेरे साथ भी और सबके साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिल पे नहीं लेना। देखिएगा एक बार, तो अगर हम देखें द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स ऑफ चिल्ड्रन इज द सेम एज अडल्ट्स एंड द क्वालिटी ऑफ थॉट्स इज डिफरेंट, यानी अमाउंट काइंड डिफरेंट है, प्रकार अलग है चिंतन का या थॉट्स का, अमाउंट तो सेम ही है। बच्चा भी सोच रहा है, आप भी सोच रहे हैं, आपके दिमाग में 50 थॉट आते हैं, उसके भी आते हैं। ठीक है, तो ये बात तो ट्रू है, ये असर्शन ट्रू है। रीजन क्या है? द स्टेजेस ऑफ जीन प्याजेज क्या जीन प्याजेज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिखना चाहिए था। द स्टेजेस ऑफ जीन प्याजे आर यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट, यानी जो स्टेजेस है प्याजे की वो सार्वभौमिक हैं तथा अपरिवर्तनीय हैं, यानी सारी दुनिया के बच्चों के लिए सेम ही रहेंगी। बात सही है नहीं है? बताओ फटाफट से। पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर ए इज ट्रू बट आर इज नॉट। देखो ये बात सही है कि अडल्ट्स की थॉट डिफरेंट होता है। ये कह रहे हैं स्टेजेस ऑफ जीन प्याजे आर यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट, मतलब बात चल रही है कि जो आपकी थॉट थिंकिंग की क्वालिटी है बड़ों की, वो छोटों से यानी बच्चों से क्वालिटी में या काइंड में अलग होती है, अमाउंट में या क्वांटिटी में सेम रहती है। ये बात सही है। इसका रीजन क्या दिया है? द स्टेजेस ऑफ जीन प्याजे आर यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट। अब हमारे 3 स्टेप की प्रोसेस रहती है ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन में। क्या ए सही है? हाँ ए सही है। क्या बी सही है? द स्टेजेस ऑफ जीन प्याजे आर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल स्टेजेस दुनिया के हर बच्चे के लिए सेम रहेंगी। बात तो सही है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, इसी सीक्वेंस में चलेंगी हर बच्चे के लिए, चाहे वो पाकिस्तान का बच्चा हो, कजाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, भारत का हो, कहीं का भी हो, सबके लिए सेम है। कल्चर पे प्रभाव, कल्चर का उस तरह से प्रभाव इन्होंने दिखाया ही नहीं है। बात तो सही है। तो ए भी सही है और आर भी सही है। अब हमारा आता है तीसरा स्टेप। अगर ये 3 स्टेप हम ठीक से फॉलो कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होते। पहला स्टेप भी सही है, दूसरा स्टेप भी सही है। क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है? अब ये चेक करना है हमें कि आर ए के लिए सही है या नहीं है। तो द स्टेजेस, ये स्टेजेस यूनिवर्सल है, ये कह रहे हैं भाई साहब। अच्छा ठीक है, लेकिन ए क्या कह रहा था? ए कह रहा था क्वांटिटी अलग है थॉट से, थॉट्स की जो क्वालिटी है वो अलग है, क्वांटिटी सेम है। तो
आर तो मैच ही नहीं कर रहा है ए को, ए में कुछ और बात हो रही थी, आर में कुछ और बात हो रही थी, यानी दोनों अपनी अपनी जगह सही है बट एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है देखते हैं, कवि की क्या इच्छाएं हैं पूछने की। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़े से लेंदी है प्याजे क्वेश्चन और बनवाए भी गए हैं स्पेशली, देखना एक बार। Question number 6 है one of the main characteristics of pre-operational thought according to Jean Piaget is dash which refers to the tendency to focus on one aspect of a situation and neglect others। यानी जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की एक मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। यानी बच्चे का ध्यान जो है वो इस मग के सिर्फ हाइट पे है या फिर इसकी विड्थ पे है, दोनों पे नहीं है। यानी बच्चा किसी एक चीज पे ज्यादा ध्यान देने के चक्कर में दूसरी चीज भूल जाता है। जैसे दो बच्चे हैं यदि और वो मान लेगा जिसकी हाइट ज्यादा है वो बड़ा है एज में, मतलब उसका सारा ध्यान है, हम बचपन में सबको ऐसा ही लगता था ना, जिसकी हाइट ज्यादा है वो बड़ा है, मतलब हमारा ध्यान सेंटर्ड है सिर्फ एक पहलू पे। तो ये सेंट्रेशन कहलाता है कि एक ही सिचुएशन में, कॉजेशन तो होता है कॉज एंड इफेक्ट, है ना, कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है जो प्रॉपर्ली आता है 7 से 11 में। शुरुआत हो जाती है, बहुत ही अच्छा नहीं होता बट 2 से 7 में, लेकिन 7 से 11 में आ जाता है कॉजेशन। डिसेंट्रेशन यानी अलग अलग एस्पेक्ट देख पाना, जैसे अब आप हाइट भी देख पा रहे हैं, अब आप देख रहे हैं अच्छा हाइट ज्यादा हो सकती है फिर भी व्यक्ति बड़ा या छोटा हो सकता है, हाइट से ही बड़े नहीं होते। या फिर हम ये कह रहे हैं, जो क्लासिक एग्जांपल है प्याजे का कि दो बीकर हैं, एक पतला है एक चौड़ा है, और चौड़े बर्तन में पानी कम आएगा क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा कम है। ऐसा ही सोचेगा बच्चा जब वो ये समझने लगे कि इसको पानी को चाहे इसमें डालो या इसमें डालो क्वांटिटी सेम ही रहेगी, डिसेंटर कर पा रहा है। ट्रांसडक्शन होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष में, जब बच्चे को लगता है कि दो अनरिलेटेड इवेंट्स को जोड़ दिया उसने, है ना, कि कहीं पे बिजली कड़की और आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आई, ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं, भगवान जी ने ये काम करके जो है बिजली घर में आ गई है। ये एकदम अनरिलेटेड इवेंट्स है, एकदम इलॉजिकल है, लेकिन ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में ऐसा होता है। ठीक है, तो सेंट्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो सेंट्रेशन इज द राइट आंसर। केंद्रीकरण के सिर्फ किसी भी एक सिचुएशन के एक ही एस्पेक्ट पे, एक ही पहलू पे फोकस करना, कि इसकी हाइट ही देखना, सिर्फ बीकर की चौड़ाई नहीं देखना, या बच्चे की हाइट के हिसाब से उसको बड़ा और छोटा मान लेना, बाकी पहलू वो कब जन्म हुआ था, क्या स्थिति है, ये सब नहीं देखना। देखो 4 एलिमेंट जो होते हैं प्याजे की थ्योरी में, उस पे आएंगे अभी। MESE होता है, वैसे मैं लिख भी देती हूँ, अभी आप ये वाला क्वेश्चन कर लो फिर बताती हूँ। फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 7। हाँ फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 के नंबर का क्वेश्चन सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए, देख लूंगी तरुण, अभी देख लूंगी, डोंट वरी। चलो फटाफट से बताओ। जवाब देना है बहुत ही तेजी के साथ, देखना कौन सा जवाब से शायद दे रहे हैं लोग। 2 कह रहे हैं आप लोग, चलो ये तो आसान क्वेश्चन है। 4-year-old Aparna says that a button is alive because it helps tie her shirt together. According to Jean Piaget, her thinking is characterized by what? यानी 4 वर्षीय अपर्णा कहती है कि बटन जीवित है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच क्या दर्शाती है? बटन जीवित है, यानी निर्जीव चीज को, यानी ये मान लीजिए बटन है, उसको लग रहा है बटन जीवित है, तो निर्जीव चीज को सजीव मानता है बच्चा। पेन गिर गया तो उसको चोट लगी होगी, यानी लिविंग को नॉन लिविंग मानता है बच्चा, सॉरी उल्टा बोल दिया, नॉन लिविंग को लिविंग मानता है। ठीक, तो ये होती है एनिमिस्टिक थिंकिंग, और 4 साल की बच्ची है तो 2 से 7 वर्ष में होती है एनिमिस्टिक थिंकिंग, स्पेशली 2 से 4 के बीच में। ठीक, तो ये सजीव चिंतन है, सजीववादी चिंतन है। ट्रांसडक्टिव तो 2 अनरिलेटेड इवेंट्स को एक साथ जोड़ देना कि मेरी बॉल भी गोल है, चंदा मामा भी गोल है, चंदा मामा मेरी बॉल जैसे हैं, ये एकदम 2 अनरिलेटेड बातों को जोड़ देना कहीं से भी। ठीक, सेंट्रेशन होता है किसी भी एक पहलू पे ही ध्यान देना। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तो 11+ ईयर्स में आएगी, बहुत ही हाई लेवल थिंकिंग हो गई। तो सेकंड ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। निर्जीव को सजीव समझ रही है बच्ची जो है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 जवाब दीजिएगा। MESE पूछ रहा था कोई, मैं इतने बताती हूँ, दे दिया ना पोल, ठीक है। MESE ये मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बताऊंगी, पोल जब नहीं दिया होगा निशाने। ये 4 एलिमेंट्स हैं पियाजे की थ्योरी में, 4 तत्व हैं, 4 स्टेजेस से अलग हैं। इन 4 तत्वों पे पूरी जो स्टोरी है, पूरी जो थ्योरी है वो बेस्ड है। ठीक, फटाफट से बताएंगे।
बिना इधर उधर की बातें करे। थैंक यू मोटिवेशनल वीडियो कह रहे हैं, थैंक यू आप हमारे लिए इतना करती हो। इतना तो यार कहाँ ही करती हूँ, बट हाँ जितना हो पाता है। अब इतना टाइम हो गया कि यूट्यूब पे उतना ध्यान नहीं रहता है जितना ऑफकोर्स पहले रहता था। मैं थोड़ा सा धीमे काम करने की स्थिति में हूँ अभी, बहुत टाइम से थोड़ा स्लो डाउन कर रही हूँ। ठीक, बट ठीक है, अभी भी एग्जाम के लिए पढ़ाई करेंगे, जितनी हो पाएगी उतनी करेंगे। और क्लासेस वगैरह तो हो रही हैं, बीच बीच में ब्रेक आ जाता है थोड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को फिर से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। बताओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एक एक डाउट क्लियर करके जाइएगा घर पे ही होगा से आप। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एज पर जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विशेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। यानी जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग आपको पता है 7 से 11 वर्ष, इससे प्री ऑपरेशनल से ये कैसे अलग है 2 से 7 वर्ष। ठीक, एसपीसीएफ में पी पहले आएगा फिर सी आएगा। इन दोनों में की डिफरेंस क्या है थिंकिंग में? कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, तो सेंसेस की बात तो जन्म से 2 में हो जाती है। डिसेंटरिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तो अभी 11+ ईयर्स में आएगी, इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। ऑब्जेक्ट परमानेंस 0 to 2 ईयर्स में आ जाती है कि आपके सामने कोई चीज है, बच्चे के सामने जो खिलौना नहीं है वो उसके लिए भी रो पाएगा, उसे भी ढूंढेगा, यानी वस्तु स्थायी हो गई है दिमाग में। ठीक, लेकिन डिसेंट्रेशन है जो मुख्य रूप से अलग करता है प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को, यानी पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक को। डिसेंटर करने का मतलब है कि अब बच्चे को ये समझ आ जाता है कि शेप और साइज चेंज होने पे क्वांटिटी सेम रहती है। यानी अगर आप इस पतले बर्तन से इस चौड़े बर्तन में डालते हैं कोई चीज तो क्वांटिटी सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि 2 रुपए के 5 सिक्के ज्यादा हो गए 10 रुपए के नोट से, वो अलग अलग पहलू किसी चीज के देख पाएगा। तो डिसेंट्रेशन जो है वो मुख्य क्वालिटी है जो दोनों स्टेज की थिंकिंग को डिफरेंशिएट जिसकी वजह से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और बताइएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 पे एकदम लास्ट में आएंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे रोल ऑफ द टीचर इज टू, यानी जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप फंसेंगे, ध्यान से जवाब दीजिएगा। अब ए है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन पैदा करने के अवसर प्रदान करना। पता नहीं हमें, तो आप देखिए। बी ऑप्शन है यूज मेथड्स दैट रिक्वायर डिस्कवरी एंड कंस्ट्रक्शन, यानी उन तरीकों का उपयोग करना जिनमें खोज और निर्माण की आवश्यकता होती है, यानी बच्चा एक्टिव है यहाँ पे भी। फिर आता है थर्ड ऑप्शन फोकस ऑन प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस। ये कहना गलत है क्योंकि प्रोसेस पे हमें प्रक्रिया पे फोकस करना होता है, प्रोडक्ट तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, और लर्निंग क्या है? प्रोसेस है एक, है ना। या जितनी भी हम बात कर रहे हैं सोशलाइजेशन की, डेवलपमेंट, ये सब प्रोसेसेस ही तो है। ठीक है, बात सही है नहीं? आज ऐड बहुत आ रहे हैं, वो तो यार बाय डिफॉल्ट आ रहे होंगे, उसमें किसी का क्या ही रोल है। मैम यू रिपीट योर शर्ट, रिपीट भर भर के तब तक पहना जाता है कपड़ा जब तक उसका दम ना निकल जाए, है ना। देखो एक बार कपड़े, देखो इधर आ जाओ। डी ऑप्शन है गिव लेक्चर्स टू स्टूडेंट्स फॉर ईज ऑफ लर्निंग, सीखने में आसानी के लिए छात्रों को व्याख्यान देना। फटाफट से बताओ। गिव लेक्चर टू स्टूडेंट्स फॉर ईज ऑफ लर्निंग, आसानी के लिए क्या कर रहे हैं आप? लेक्चर दे रहे हैं बच्चों को। तो क्या ये बात सही लग रही है? देखो लेक्चर को, डायरेक्ट लेक्चर को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते प्याजे कि दिमाग में भर दो, ये वैसा ही हो गया जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टाइप। और चारों ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन है हमारे पास, बट चारों सही नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट वाली बात तो गलत होगी। फाइनल प्रोडक्ट थोड़ी है लर्निंग, तो अभी सीखना की प्रक्रिया है सीखने की। देखो यहाँ पे बी तो सही है ही, ए भी सही है। अब कैसे सही है अभी मैं समझाऊंगी, अभी आपको लग रहा होगा क्या बोल रही हूँ। ए एंड बी दोनों सही है। सेकंड ऑप्शन देखना कितने लोगों ने सही दिया था। अच्छा, बहुत स्मार्ट हो रहे हो। देखो एक बार, तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है चैलेंज क्रिएट करना। बच्चे के लिए उन्होंने डायरेक्ट डिसइक्विलिब्रियम शब्द नहीं यूज किया है, बट सेंस वही है, चैलेंज क्रिएट करना। यानी ऐसे अवसर प्रदान करो जहां बच्चा चैलेंज हो, जहां उसका दिमाग लगे कि अरे यार, ये जैसे आज आप क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्या ये सही है नहीं, अच्छा इसमें क्या होगा, वो अपनी थिंकिंग को एक डिसइक्विलिब्रियम में डाल रहा है। एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच में कहीं स्थिति बन रही है, पुराना समझ नहीं आ रहा, अच्छा दोनों दिमाग पे जोर डल रहा है, अडेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होगा, उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, उसका स्कीमा अपडेट होगा, बेहतर होगी समझ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर होगा, उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये सब एक साथ काम में आएंगे। जब भी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है तो ब्रेन डेवलप होता है ना, मतलब पढ़ने के सेंस में। तो जब आप 9th से 10th में जा रहे हैं तो चैलेंजिंग मिल रही है ना सिचुएशन, तो हर बार डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है। इक्विलिब्रियम क्या है, जो दिमाग में है और जो बाहर है, यानी जितना आपको आता है उसी तरह के क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, बात बराबर होगी। जबकि टीचर को क्या करना है, ऐसी सिचुएशन देनी है जहां थोड़ा सा चैलेंजिंग, जिस लेवल पे बच्चा है उससे हल्का सा ऊपर, जिससे वो चैलेंज महसूस करे और जहां जरूरत हो फिर हेल्प भी हो, तो वो खुद पहुंच जाए सही बात तक। तो ओनली ए एंड बी
आर ट्रू, बाकी के दोनों जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं। ये जो 4 एलिमेंट्स हैं पियाजे की थ्योरी में, मैचुरेशन का मतलब है हेरिडिटी या जेनेटिक्स। तो पियाजे कह रहे हैं बायोलॉजी महत्वपूर्ण है, जैविकता महत्वपूर्ण है। मैचुरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी आपकी आनुवंशिक क्षमताओं का समय के साथ अनफोल्ड होना मैचुरेशन है ना। तो अनफोल्ड होना कैसे? आपके दांत समय के साथ निकलते हैं, आप तो खुद से नहीं निकालते हैं। बच्चे के हाथ पैर तो जन्म से होते हैं, लेकिन क्या वो चलना जन्म से सीख सकता है? नहीं। मैचुरेशन यानी जब परिपक्वता आएगी तब सीखेगा। तो मैचुरेशन बाय डिफॉल्ट होती है ना। लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल या लड़कों में जो प्यूबर्टी में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट अपने आप हो रहे हैं ना, अनफोल्ड हो रहे हैं। हेरिडिटी में कोडिंग है, जेनेटिक मेकअप है जो समय के साथ अनफोल्ड होगा। तो पियाजे कह रहे हैं कि जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है आपके विकास के लिए, आपके दिमाग के विकास के लिए। एज के अकॉर्डिंग समझ आपकी बेटर होती है या बेहतर होती है। जो 7 से 11 में लॉजिक आ रहा है वो शायद जन्म से 2 वर्ष में नहीं आएगा, शायद क्या आएगा ही नहीं। ठीक, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इस एज में जो भी एज की बात कर रहा है इसका मतलब वो हेरिडिटी को महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं मान रहा है। फिर आती है यहाँ पे बात एक्सपीरियंस की, यानी अनुभव। बच्चे को एक्टिविटी कराओ, एक्सपीरियंस का दूसरा मतलब यहाँ अनुभव से हो सकता है। ठीक, एक्टिविटी यानी सक्रिय रखिए बच्चे को, एक्टिविटी कराइए। फिर आता है सोशल एक्सपीरियंस। तो सोशल एक्सपीरियंस को बिल्कुल जीरो नहीं कर दिया है, महत्व दिया है इसको भी, लेकिन हाँ वाइगॉस्की जितना नहीं कि बच्चा समाज में या लोगों में, ठीक है, वो अपना एक अनुभव लेगा और अपनी एक समझ बनाएगा। फिर आता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये है संतुलन जिसकी अभी बात हो रही थी, है ना, संतुलन। इस संतुलन में ही आता है आपका अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया, कि आपके ब्रेन में जो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप ऑर्गेनाइज करते जाते हैं। ये 4 फैक्टर्स हैं, 4 स्टेजेस, इन्हीं पे बाद में बेस्ड हैं। ठीक है ना, कहीं होगा भी यही। 1 मिनट में आपके सामने ये दिखा भी देती हूँ। ओके फाइन, यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा हमको, 1 मिनट रुको। चलो कोई नहीं, ऐसे ही यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तरफ अडेप्टेशन है जिसको अनुकूलन कहते हैं, कि आप एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट कब करेंगे? चैलेंजिंग सिचुएशन तो आनी चाहिए ना। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन है कुछ नया ऐड करना एग्जिस्टिंग स्कीमा में, एकोमोडेशन है मॉडिफाई करना जब चीजें नए स्कीमा में फिट नहीं हो रही। तो मॉडिफिकेशन होगा जब चैलेंज सामने आएगा बच्चे के। तो और ऑर्गेनाइजेशन तो सिंपल है, ब्रेन में आपने चीजों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये सीडीपी का कंटेंट, ये इसका, ये उसका। ठीक, ये 4 फैक्टर्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे आंसर ओनली ए एंड बी बनता है कि जब डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन की स्थिति पैदा होगी, जो दिमाग में और जो बाहर क्वेश्चन है दोनों मैच नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे, एकोमोडेट करोगे, चेंज करोगे, प्रीवियस को मॉडिफाई करोगे, तो बेहतर से आपकी लर्निंग होगी। तो ए एंड बी दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से जवाब दीजिएगा। ये कहता है पियाजे हैज अज्यूम्ड दैट ऑल चिल्ड्रन गो थ्रू द सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट बट एट डिफरेंट रेट्स। यानी सीक्वेंस सेम है। सीक्वेंस बोले तो SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, सारी दुनिया के बच्चों के लिए सेम है। ठीक है, सीक्वेंस सेम है बट एट डिफरेंट रेट्स। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दर सेम हो। स्पीड ऑफ डेवलपमेंट या रेट ऑफ डेवलपमेंट या पेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दर भिन्न होती है, विकास के चरण सेम होते हैं। समझ पा रहे हो बात को? तो अगर हम देखें विकास की स्टेजेस यानी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो यूनिवर्सल है, लेकिन रेट इज डिफरेंट। एक 1.5 साल का बच्चा हो सकता है दौड़ने मतलब चलने लगा हो, बोलने जल्दी लगा हो। दूसरा बच्चा हो सकता है जो अभी 1.5 साल में ठीक से नहीं चल पाता है या बोलना भी उतना इफेक्टिवली शुरू नहीं किया। तो रेट में अंतर हो सकता है लेकिन स्टेज सेम है। ये बात तो सही है। देयरफॉर टीचर मस्ट प्लान एक्टिविटीज। कैसी एक्टिविटीज प्लान करे टीचर? आउटसाइड द क्लासरूम, इनसाइड द क्लासरूम, फॉर इंडिविजुअल चिल्ड्रन एंड स्मॉल ग्रुप्स, नॉट जस्ट फॉर द होल क्लास। यानी व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखे टीचर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखे, क्योंकि बच्चों में विभिन्नता होती है। हर एक बच्चा सेम स्टेज में होने के बावजूद सेम गति से सीखेगा, ये जरूरी नहीं है। बात सही है नहीं? तो थर्ड ऑप्शन सही है।